वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। आपके हिसाब से ये दोनों जगह बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है। अगर अर्थमेटिक के हिसाब से जनता क्या वोट डालेगी, क्या करेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन आपकी बात का मैं लब्बो लुबाब अगर समझूं तो क्योंकि कौशाम्बी में नहीं, मेरी बात नहीं है, मेरी कोई बात नहीं पुष्कर भाई, मैंने आपको शुद्ध आंकड़े दिए हैं प्रतापगढ़ के और जौनपुर। अभी फिर मैं एक आंकड़े पे आ रहा हूं। मैं साजिद से पहले पूछ लेता हूं कि ये क्या विन विन सिचुएशन के लिए ये एडजस्टमेंट हुआ है कि राजा भैया को दूर रखा गया और धनंजय सिंह को कोई डरा के नहीं लिया गया, जो क्वेश्चन मैंने अनुपम जी से पूछा था। फिर मैं आंकड़ों पे भी अभी पूछूंगा। अनुपम जी से ही इस राउंड की शुरुआत करूंगा। दूसरे पुष्कर जी, मुझे लग रहा है कल से अब तक के इस पूरे प्रकरण में ना 3 कोण और 2 केंद्र हैं। 3 कोण में राजा भैया, धनंजय और ब्रजभूषण, 2 कोण दिल्ली और लखनऊ। अच्छा, अब इसमें पूरे मामले में वो राजा भैया ये समझ रहे हैं कि अगर बीजेपी की तरफ गया तो जो अपना जो अभी जो बात कर रहे थे ना कि कम से कम कांग्रेस और बसपा के बाद दूसरे नंबर पे पार्टी है बीजेपी में, तीसरे बाद यूपी में, तो उस हिसाब से वो कम हो जाएगा उनका मामला। और तीसरी बात, अगर सीधे तौर पे समर्थन करें या सीधे तौर पे वो करें, विरोध करें, तो भी सरकार के उस पे आने हैं रडार पे। इससे अच्छा कम से कम उन्होंने एक बहुत अच्छी लकीर खींची, और वो इसलिए भी कि दोनों तरह से प्रेशर रहेगा। अभी भी भले उन्होंने समर्थन नहीं दिया, लेकिन जो हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, बाबागंज या कुंडा, वहां तो कम से कम वो अपना वो इतना जनाधार तो रखते हैं कि वहां कुंडा में कोई और कुंडी ना लगाए, वो कुंडी खुद लगा सकते हैं दूसरे के मतलब वो वहां पे कम से कम कुंडा में अगर 96 में जाके गुंडा मुक्त नहीं हो पाया था कल्याण सिंह से, तो 2022 में अखिलेश यादव भी वहां कुंडी नहीं लगा पाए थे। अब धनंजय को लेकर भी तमाम तरह की बात हो रही है, लेकिन जो सोशल मीडिया में चल रहा है और जो हिसाब किताब है, धनंजय सिंह को लेकर सिर्फ और सिर्फ एक लोगों की राय है कि ईडी और लोकायुक्त वाला मामला है, बाकी कुछ नहीं है, बस डर की बात है जो सोशल मीडिया में चल रहा है। जो सोशल मीडिया में चल रहा है कि धनंजय सिंह को, और इसी मगर जो हमारे और सुधांशु जी थे उन्होंने बोला कि वो भी नहीं मंच पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन है उन्हीं के साथ ही। वो स्ट्रेटेजी हो सकती है उनकी, लेकिन अब प्रधानमंत्री के मंच पे नहीं जाएंगे और फोटो भाई जाना तो श्रीकला सिंह को था ना, वो जिला पंचायत अध्यक्ष मीडिया के हिसाब से मैं आपको एक चीज और बताऊं, लोगों की राय जो है, मैं जितना सुबह से अब तक या कल से अब तक मैंने देखा है, तो लोगों ने सीखा कि राजा भैया ने बहुत अच्छा फैसला ले लिया। धनंजय सिंह को तमाम तरह के लोग बात कर रहे हैं। मैं नहीं जानता, आप लोग जानते होंगे कि आप लोग तमाम वरिष्ठ हैं, मोहन सिंह लोगों को याद आ गए। अच्छा, देवरिया वाले। हाँ, लोग कह रहे हैं इनसे अच्छा देखिए मोहन सिंह से इनसे सीखना चाहिए था, ये करना चाहिए था। और राजा भैया ने बड़ी अच्छी लकीर खींच दी, कम से कम अपने दम पे खड़े तो हैं। अब वो उन्होंने जो जिसके लिए भी इशारा कर दिया, हालांकि प्रत्याशी के लिए उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कल समर्थकों से कि भाई गारंटी मैं नहीं ले रहा हूं, कल को वो आपके साथ खड़ा नहीं होगा। हाँ, काम ना करे। आप मेरे यहाँ पे आके कहेंगे कि साहब भैया ये काम नहीं कर रहा, इसलिए अपने विवेक से वोट दीजिए। आपने अनुपम जी आंकड़ों में तो बात करी और ये बिल्कुल साफ समझाया कि जब राजा भैया लड़ जाते हैं तो बीजेपी की जमानत जब्त हो जाती है, और जब बीजेपी लड़ जाती है लोकसभा, विधायकी में, हाँ विधायकी और लोकसभा में जब बीजेपी, अब लेकिन बाबागंज में बीजेपी नंबर 2 थी। लेकिन अब तो राजा भैया है नहीं लोकसभा में। राजा भैया ने अपने हाथ हटा लिए, ना सपा को दिया है साथ ना, और जब इतनी 25-30 साल से आप राजनीति में हैं तो आपका असर तो है। और आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया कि राजा भैया का दावा है कि वो 10,000 वोट छत्री वोटरों वाले में 80,000 तक से जीत के आए हैं। लेकिन एक बात और देखिए पुष्कर भाई, एक मिनट पीछे, 2017 में राजा जीतते हैं 1,10,000 से जी, 2022 में राजा जीतते हैं 27,000 से। मैं अब भी आ रहा हूं, उनका मार्जिन 20, ये एक और आंकड़ा दे रहा हूं आपको, 20% कम रह गया मार्जिन, 17% 18% रह गया मार्जिन। वो भी जीत ठीक है, वो हाई इंटेंसिटी वाला हुआ था, गुलशन यादव लड़े थे चुनाव, और जो आप नंबर बता रहे थे। मैं अब आता हूं कि बीजेपी के लिए कौशाम्बी सीट पे अब मुश्किल कैसे होगी। बाबागंज में भी वो तीसरे नंबर पे,
और कुंडा में चौथे नंबर चली गई। 8% वोट मिले हैं 2022 के, अगर चुनाव देखें हम नतीजों को। ये चीज कम से कम कौशाम्बी में, मंझनपुर में खुद इंद्रजीत सरोज विधायक है, बेटा सांसदी लड़ रहा है, पूजा पाल चायल से समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, और ठीक है पल्लवी पटेल सिराथू सीट, लेकिन सिराथू समाजवादी पार्टी ने 6,500 वोटों से शायद या 7,000 वोटों से जीती थी। अब कौशाम्बी में क्या विनिंग कॉम्बिनेशन, मतलब बीजेपी के लिए यहां हैट्रिक विनोद सोनकर को मारना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। और मल्हानी का भी बता दूं, जो आपने बताया था 2022 में धनंजय जेडीयू से लड़े थे, 80,000 कुछ वोट पाए, बीजेपी फिर वहां फिसल के नीचे पहुंच गई, समाजवादी पार्टी और ये ऊपर है। मुझे ये अब आपका जवाब चाहिए। कौशाम्बी में तो अब भी सारी मेहनत कर ली, लेकिन सोनकर जी के लिए गृह मंत्री अमित शाह वोट भी मांग आए, बोले इनको बड़ा आदमी और बड़ा आदमी बनाएंगे, लेकिन यहां तो सीट फंस रही है ना अनुपम जी। अगर नहीं, इसको इस तरह देखे ना, मैं फिर आपकी बात का जवाब आंकड़ों से ही देता हूं। मैं आंकड़ों से सुन, मैं बता रहा हूं, सुनिए। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो विपक्ष का महागठबंधन था, सपा बसपा दोनों एक थे, इंद्रजीत सरोज लड़ रहे थे। इंद्रजीत सरोज लड़ जरूर रहे थे सपा से, लेकिन आप देखें कि वो बसपा से आते हैं, बसपा के कद्दावर मंत्री रहे हैं, कौशाम्बी पासी बाहुल्य एरिया है। इंद्रजीत सरोज जमाने से यहाँ पे उनकी पकड़ आज नहीं, उनकी 30-35 साल की यहाँ राजनीति है, बड़े नेता हैं। बाबागंज में उस समय भी भाजपा हारी थी 2017 में बाबागंज भी भाजपा हारी थी, कुंडा भी भाजपा हारी, और उसके बाद 2019 में महागठबंधन सपा बसपा दोनों एक साथ, इंद्रजीत सरोज जैसा कद्दावर नेता और विनोद सोनकर 40,000 वोट से जीत जाते। ये आंकड़े नहीं, 40,000 वही कह रहा हूं ना, 22 में पूरा चेंज है। अभी आपने मुझसे ये कहा कि बाबागंज और कुंडा दोनों जगह भाजपा नहीं थे, दोनों जगह 2017 में भी दोनों जगह भाजपा नहीं थी, 2019 में भी नहीं थी। नहीं, वो मैं 2017 का चुनाव सपा वहां राजा भैया को कुंडा में लड़ा रही थी और विनोद सोनकर साइकिल चुनाव चिन्ह से जीते थे। विनोद सोनकर, अरे सुने तो, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। 1917 आपने बोला, तब मैंने कहा ठीक है। आपकी बात को काउंटर करने के लिए सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सुधांशु जी। 2019 में एक चीज जो ध्यान नहीं दे रहे हैं अनुपम जी, वहां शैलेंद्र पासी भी खड़े थे। पासी बाहुल्य सीट है, पासियों की आबादी बहुत ज्यादा है। उनको कितनी वोट आई है? वो लगभग 1.5 लाख वोट लेकर आए, तो किनका वोट काटा होगा उन्होंने? तो ये, और एक चीज बताऊं, देखिए जिन सीटों का हम डिस्कशन कर रहे हैं वहां पर चुनाव में जीत और हार का मार्जिन कितना है, आप दोनों तीनों सीटें उठाकर देख लीजिए। 50-60 हजार के आसपास का है सारा रिजल्ट। मैं बता दे रहा हूं आपको सुधांशु जी, आपने पूछा तो मैं बता दूं। और एक चीज बताओ, अब जो सुरेश पासी नहीं लड़े थे, सुरेश पासी 2014 में लड़े थे, 2019 के सुरेश पासी नहीं लड़े थे, वहां से शैलेंद्र सुरेश पासी मैं शैलेंद्र पासी कह रहा हूं। शैलेंद्र पासी, वो शैलेंद्र कुमार नाम से वो पासी, उनकी जात को बता के, जो कौशाम्बी में पासी वोटर सबसे ज्यादा है, जो आप कह रहे हैं, मुझे जो समझ में आ रहा है वो बात में बोल रहा हूं कि पासी की आबादी है। एक व्यक्ति खड़ा और वो अगर मान लीजिए वो खारिज हो जाता, 10-5 हजार वोट लाता, तो आप उसकी चर्चा नहीं कर सकते। 1.5 लाख वोट ला रहा है भाई, वो तो 1.5 लाख वोट ला रहा है, तो वो जो सरोज, इंद्रजीत सरोज की बात हो रही है, तो किसका वोट काटा होगा उसने? ऑब्वियस है ना, इंद्रजीत सरोज के वोट कटे होंगे। इंद्रजीत सरोज भी पासी का वोट के लिए उनको जब उतारा गया होगा, तो ये प्लान होगा कि इंद्रजीत सरोज पासियों का वोट लेंगे, और वहां पर एक पासी कैंडिडेट खड़ा होता है, 1.5 लाख वोट ले जाता है। तो और दोनों के जीत हार का अंतर कितना है? विनोद सोनकर को 3,83,000 वोट आ रहा है और इंद्रजीत सरोज को 3,44,000 वोट आ रहा है। दोनों का अंतर कितना हुआ? 50,000 वोट का भी अंतर नहीं है, 44,000, 38,000। हाँ, तो 38,000 वोट पे और एक व्यक्ति 1.5 लाख वोट ले जा रहा है। तो ये कह देना। अब एक जो आप सवाल उठा रहे थे, एक चीज और जरा देखिए, राजा भैया
ठीक है, राजा भैया खड़े होते हैं, राजा भैया का अपना वोट और बीजेपी का कॉमन वोट है, ये इनका इनका अनुपम जी का विश्लेषण हो सकता है। लेकिन राजा भैया अगर इतना ही ये थे तो राजा भैया ने बीजेपी को समर्थन दे देते तो राजा भैया का क्या बिगड़ जाता? राजा भैया ने फरवरी में अगर राज्यसभा चुनाव में वो खुलकर समर्थन कर सकते हैं और उससे सपा का पूरा गणित बिगड़ गया, तो अब जब खास करके नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े लीडर हैं और अभी जो चुनाव हो रहा है उसमें कोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी का जो मेन लीडरशिप है उसकी लड़ाई है ना, उसको चुनने की लड़ाई है। वहां पर राजा भैया बीजेपी के साथ खुलकर खड़ा नहीं होना चाहते। जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था वो भी तो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट होता ना। तो ये चीजें इतनी आसानी से नहीं है कि आप एक तरफा देखकर खत्म कर दोगे। कोई ना कोई, देखिए, कोई ना कोई मैसेज है। और एक चीज और जो गौर हम नहीं कर पा रहे, अभी जितना पूर्वांचल में अब जो चुनाव जा रहा है, वोट का गैप सब जगह, आप 2019 में जहां पर 3-3 लाख के गैप से रिजल्ट हुआ है, पूर्वांचल अब जिस तरफ क्षेत्र में चुनाव जा रहा है वहां पर 40,000, 50,000, 5 सीटें थी इसी चरण की, 5वें चरण में करीब 5 सीटें हैं जो रिजल्ट हुआ है। मछली शहर का पुष्कर जी बगल में ही है, मछली शहर ना, उसके 109 कितने वोट से जीते थे बीजेपी के उम्मीदवार? 180 वोट से। हाँ 181, सॉरी 109 नहीं 181। एक छोटा छोटा सीट पर बीजेपी इतनी मॉनिटरिंग कर रही है, माइन्यूट इलेक्शन लड़ रही है, और ये खास करके ये वो क्षेत्र है जहां पर अब माइन्यूट इलेक्शन लड़ने की जरूरत है और एक एक आदमी को मनाने की जरूरत है। उस स्थिति में अगर राजा भैया कोई डिसीजन कर रहे हैं तो उनको इतना सरल तरीके से हम खारिज नहीं कर सकते। सुधांशु जी, आपकी बात का मैं अनुपम जी, अगर आप कोई काउंटर देना चाह रहे हैं उनकी बात का, नहीं तो मैं अनिल गर्ग जी के पास जाता हूँ। नहीं, कोई काउंटर नहीं है। नहीं, वो बातों पे कह रहे थे, तो अगर पुष्कर जी मेरी बात सुने, एक सीट पे भाजपा 180 वोट से जीती थी, इसका क्या मतलब है? आपको बताऊं, मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको और दे रहा हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर 51% या इससे ज्यादा वोट पाई थी। 2019 में जब महागठबंधन बना तो ये आंकड़ा बढ़ के 40 सीट हो गया। 40 सीटों पे वो 51% या इससे ज्यादा वोट पाए। आपको 51%, 55%, 61%, 63% और कहीं कहीं 73% आपको ये आंकड़ा पलटना है। जिस वेव की बात हो रही है, जिस लहर की बात हो रही है, 40 सीटों पे आपको 51% से ज्यादा का आंकड़ा पलटना है। बाकी ठीक है, और वो भी तब पलटना है जब सपा बसपा का गठबंधन टूट गया। बाकी तो मैंने कहा ना कि विजुअल थिंकिंग कोई भी विश्लेषण कर। मैं सुधांशु जी आता हूं। गिरीश जी, ये बात तो हकीकत है, आप पूरी 80 सीटों का विश्लेषण कीजिए। 64 एनडीए पाई थी और 15 ये पाए थे और एक कांग्रेस पाई थी, सपा बसपा गठबंधन। ये इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं अनुपम जी की कि 3 लाख, उन्नाव में साक्षी महाराज 4 लाख, 5 लाख, आप जीत का अंतर देखिए। जो 19 का चुनाव था, 5.25 लाख से राजकुमार चाहर सीकरी सीट जीतते हैं। मतलब आखिर, और जब एक दलित खास तौर से, मतलब बिल्कुल ट्रेंड तरीके से वो बसपा पे वोट देता है, ऐसे व्यक्ति के साथ आपका गठबंधन था 19 में, और आप तब इतनी बड़ी हार हारे हैं। इसको कैसे पाटेंगे? और बीजेपी को कैसे, जो ये अखिलेश यादव बड़ा दावा कर रहे हैं कि 40 सीटें नहीं जीतने देंगे, 30 सीटें नहीं जीतने देंगे, मैं ये कहां से लाएंगे? पुष्कर भाई, आपकी छोटी सी बात और जोड़ दूं, एक बहुत छोटी सी बात जोड़ दे रहा हूं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 136 सीट ऐसी थी जिसमें 50% का आंकड़ा कवर कर गया, अकेले 50% क्रॉस कर गई थी। 2019 में ये 136 बढ़ के 224 हो जाता है। 2019 में 225 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी 51% का, वो इसका लक्ष्य लेके चले थे, वो लक्ष्य लेके चले थे कि अब की 225 सीट। आपको जब आप स्विंग की बात करते हैं ना, आपने देखा वो जो सेपोलॉजिस्ट होते हैं, टॉक अबाउट स्विंग, कितना परसेंट वोट ऐसे स्विंग हो जाएगा। कितना स्विंग होना है समझ ले, गठबंधन है नहीं सबसे बड़े राज्य में, और उसके बाद आपको 51%, 52%, 50%, 70%, 65% का स्विंग चाहिए। इससे आपको घुमाना है चुनाव। बिल्कुल 200 सीट। गिरीश जी, आपकी बात का जवाब, मतलब एक मिनट सुधांशु जी, आ रहा हूं, आप पास आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, और अनिल जी के पास पहले जाऊंगा। गिरीश जी,
ये तो बात है। आप कह रहे हैं कि एनडीए के विरोध में लहर है और चरण दर चरण चुनाव बहुत खराब होता जा रहा है बीजेपी के लिए, लेकिन हम अगर यूपी तक सेंट्रिक रहें और 80 सीटों पे बात करें तो ये कैसे पटेगा इतना बड़ा फासला? मतलब कम से कम आप 30% वोट अपने खाते में बढ़ा के लाइए, तब आप बीजेपी से आगे निकलते दिखाई देंगे। वो भी किन्हीं किन्हीं सीट पर वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी 64% वोट पाए थे और अजय राय पाए 14 और शालिनी यादव लड़ी थी शायद जब, तो वो 18% वोट पाए। जो कल से ट्रोल हो रही हैं आजकल। हाँ नहीं, शालिनी यादव 18% नहीं पाई थी। शालिनी यादव की जमानत जब्त हो गई थी। हाँ 18% थी सर। 18% नहीं पाई थी, उनकी जमानत जब्त हो गई थी क्योंकि 16.66 पे जमानत बचती है और उनकी जमानत जब्त थी। मैं फिर से चेक कर लूंगा क्योंकि आंकड़ों में आपसे नहीं, 1-2% के लिए मैं इतनी बड़ी बात नहीं। जी गिरीश जी के जवाब दीजिएगा। मौजूदा परिदृश्य को आंकड़ों से और जातीय समीकरणों से नहीं आंका जा सकता है। तो मैं भावनाओं आपको से याद आंका दिलाना जाएगा चाहता हूं, 1977 में इंदिरा गांधी जी बुरी तरह हारी थी ना, लेकिन 1980 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी जी को कितना बड़ा बहुमत मिला हम सबके सामने है। कुछ मुझे ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है और ये 4 चरण के मतदान में ये परिस्थिति और क्लियर होकर के सामने आ गई है। अब दावे तो बीजेपी भी बहुत सारे कर रही है, 80 के दावे कर रही है और दावे अखिलेश जी भी कर रहे हैं कि इस बार हम बहुत सारा खेल खराब कर देंगे बीजेपी का और हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। मैं उनके दावे पर नहीं जा रहा, उनका अपना दावा है, मैं उनका प्रवक्ता हूं नहीं। और दूसरा ये भी है कि ये जो पूर्वांचल में तीनों बाहुबलियों का जो खेल है और जिसके बारे में अभी हमारे एक साथी ने कहा कि शिवभूषण शरण सिंह को भी, ब्रजभूषण शरण सिंह को भी जोड़ना चाहिए, इस बाहुबलियों के खेल का जो बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही थी वो 2 जगह तो भुना पाई, एक जगह तीसरी जगह नहीं भुना पाई है। तो इससे वातावरण का जो माहौल तैयार हो रहा है इस समय, वो मैं नहीं समझता कि कोई बीजेपी के लिए बहुत हेल्दी माहौल है। दिक्कत एक और भी है पुष्कर जी कि इन पिछले 2-3 दिनों में अखिलेश जी ने भी कुछ ऐसे प्रयोग कर डाले हैं जिससे उनको नुकसान होने की गुंजाइश बन रही है। वो ये कि उन्होंने भदोही में बीजेपी के सिटिंग एमपी को टिकट दे दी और रॉबर्ट्सगंज में जो बीजेपी का सांसद रहा है और जिसकी बीवी आज भी भारतीय जनता पार्टी से जिला पंचायत की अध्यक्ष है, उसको टिकट दे दी। तो जो सेक्युलरिज्म के बल पर लड़ाई इंडिया गठबंधन और अखिलेश और राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश में लड़ रहे थे, उस पर जनता के बीच थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।